1945 वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। जापान पूरा बर्बाद हो चुका था। चारों तरफ बस डिस्ट्रक्शन थी, तबाही थी। सिटीज बर्बाद हो चुकी थी, लोग मर चुके थे और लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन ये सब यहीं पर नहीं रुका। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी जापान को अभी भी एक नाइटमेयर से सामना करना था। एक ऐसी बला से उनका पाला पड़ने वाला था जो उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर सकता था। जी हाँ, समुद्र की गहराइयों से एक ऐसा मॉन्स्टर निकलता है जिसके पास पूरी रेडिएशन की पावर। मैं बात कर रहा हूँ गॉडजिला की। गॉडजिला ये वो वाला गॉडजिला नहीं है जो अर्थ पे बैलेंस मेंटेन करता है, ये जो ह्यूमंस को इग्नोर करता है, उन्हें कुछ नहीं कहता। ये वो गॉडजिला था जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन चाहता था, जिसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, जिसे बैलेंस मेंटेन नहीं करना, जिसे सिर्फ डिस्ट्रक्शन चाहिए, डिस्ट्रक्शन। और जापान पहले ही अपने माइनस पे चल रहा था और गॉडजिला ने आकर इसे -0 पे ले गया। इसलिए हमारे इस कहानी का नाम पड़ा गॉडजिला -0। तो स्टोरी फॉलो करती है कोइची की सीमा पर, जो कि एक कामिकाजे पायलट था जो वॉर के दौरान अपने डर की वजह से अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया। हालांकि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बावजूद भी उसका गिल्ट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। लेकिन सब तब बदल गया जब उसका सामना पहली बार गॉडजिला से हुआ। स्टार्टिंग में गॉडजिला कोई इतना बड़ा नहीं था, ना ही वो इतना डेंजरस था। बट जैसे जैसे उसने रेडिएशन अब्सॉर्ब करनी स्टार्ट करी, वो इवॉल्व होता गया। एवोल्यूशन के साथ साथ वो बनता गया एक चलता फिरता न्यूक्लियर वेपन जो कभी भी कहीं भी धमाका कर सकता था। जब गॉडजिला पहली बार अटैक करता है तो सारी की सारी मिलिट्री हेल्पलेस दिखाई देती है, क्योंकि बुलेट्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। एक्सप्लोजिव्स, मिसाइल्स कोई उस पर कुछ काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी रीजेनरेशन एबिलिटी इतनी ज्यादा इंसेन थी कि जब भी कोई अटैक उसे लगता वो एकदम से हील हो जाता, जिस वजह से उसे कोई भी परमानेंट डैमेज देना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। और फिर आता है गॉडजिला का वेपन। इस सब के बाद गॉडजिला अपनी सबसे पावरफुल ब्रीथ का यूज करता है, एटॉमिक ब्रीथ, जो उसका सबसे पावरफुल वेपन माना जाता है। उसके एक ही बार के एटॉमिक ब्रीथ से आधा शहर तबाह हो जाता था, बिल्डिंगें राख बन जाती थी, शॉक वेव से सब कुछ उड़ जाता था, पूरी मिलिट्री निताश दिख रही थी। वो चाह कर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। और वो गॉडजिला वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन फैला रहा, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई बना नहीं। और वो अपनी एटॉमिक ब्रीथ यूज कैसे करता था? वो अपने आसपास के एरिया से पहले अपनी स्पाइस को चार्ज करता था। देन उसकी स्पाइस चार्ज होती थी, लाइटनिंग होती थी, ब्लू लाइटनिंग। देन उसकी सारी पावर उसके सेंटर ऑफ माउथ में इकट्ठा होकर एक जगह पे फोकस कर एक एटॉमिक ब्रेथ से ऐसा धमाका होता था जैसे दोबारा से किसी ने जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया हो। लेकिन -0 जो गॉडजिला की मूवी है वो बाकी मूवी से अलग इसलिए है क्योंकि वो कोई नॉर्मल मूवी नहीं है। वो तुम्हें कोई चीज का डर दिखाती है, उसका गिल्ट दिखाती है, उसे वो कावर्डनेस फील होती है कि हाँ मैं ये कर सकता था, मैं ये नहीं कर पाया, मैं भाग गया, मैं डरपोक हूँ। लेकिन धीरे धीरे करके वही एक बंदा बनता है जो गॉडजिला को हराता है, गॉडजिला से लड़ता है और गॉडजिला पे जीत हासिल करता है। उसी एक बंदे ने पूरे जापान को बचाया। इसलिए ये मूवी एक अलग ही लेवल की मास्टरपीस बन गई है। खैर, हम दोबारा मूवी पे आते हैं। तो जापान के लोगों को पता लग चुका था कि गॉडजिला को ऐसे सामने से अटैक करके हराना मुश्किल है उस पे, क्योंकि मिसाइल्स, बुलेट्स, बॉम्ब्स कुछ भी काम नहीं करेंगे। उसे हराने का सिर्फ एक तरीका है, स्ट्रेटेजी से। जापान के सभी ह्यूमंस मिलके गॉडजिला को एक ट्रैप में फंसाते हैं। वो उसे पानी के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पे पानी के प्रेशर की वजह से वो ट्रैप हो सके, ताकि वो हिल ना सके, डुल ना सके, जिससे वो लोग अपने अटैक्स कर सके। बट गॉडजिला को ऐसे हराना तो नामुमकिन था। ह्यूमंस ऐसा करके थोड़ी देर के लिए गॉडजिला को रोक लेते हैं, लेकिन वो फिर से खड़ा होता है और हिलने लगता है। ह्यूमंस को लगता है कि ये उनका अंत है। लेकिन फिर आता है कोइची, जो पिछली बार वॉर के डर की वजह से वॉर छोड़ के भाग गया था, अपना मिशन पूरा नहीं किया था। हिम्मत जुटाता है एंड वो लड़ता है, वो गॉडजिला से लड़ता है। वो एक ऐसा फियरलेस काम करता है, सीधा जाके अपने प्लेन को वो गॉडजिला के मुंह में घुसा देता है। और ये वो तब करता है जब गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ छोड़ने वाला होता है, क्योंकि गॉडजिला को नॉर्मली किसी वेपन या मिसाइल से मारा नहीं जा सकता। उसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसके जैसा ही कोई रेडिएशन वाला, कोई ऐसी न्यूक्लियर ब्लास्ट टाइप का कुछ चीज जो सेम उसकी रेडिएशन की तरह हो, तो सेम उसके एटॉमिक ब्रीथ की तरह हो। और सबसे अच्छा वेपन उसकी एटॉमिक ब्रीथ को उसी के खिलाफ यूज करना था, क्योंकि गॉडजिला पूरी तरीके से अपने आप को रिचार्ज कर चुका होता है और वो एटॉमिक ब्रीथ छोड़ने ही वाला होता है। तभी कोइची अपना प्लेन गॉडजिला के मुंह में घुसा देता है, जिससे होता क्या है, उसकी एनर्जी उसके मुंह के अंदर ही बनती रह जाती है और एनर्जी को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं लगता, क्योंकि जो उसका मेन स्पेस था, उसका मुंह, कोइची उसके मुंह को ही बंद कर देता है प्लेन को साथ। तो ऐसे करते करते गॉडजिला की जो रेडिएशन है वो उसकी बॉडी से ही आर पार होने लगती है। धीरे धीरे करके गॉडजिला अंदर से जलने लगता है, धीरे धीरे करके वो टूट जाता है और ऐसे इस गॉडजिला का अंत हो जाता है। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है। हमें क्योंकि कुछ आइडियाज लगते हैं, कुछ संकेत मिलते हैं कि गॉडजिला अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जो मॉन्स्टर इतने गहरे पानी के प्रेशर से निकल के आ सके,
तो दोबारा मर के जिंदा नहीं हो सकता है। इन फ्यूचर हमें लगता है कि कोई ऐसी फिल्म आएगी जिसमें गॉडजिला -0 का रीबर्थ होगा, इसमें वो वापस आएगा और इस बार उसे हराने के लिए जापान के लोगों को कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा कि वो दोबारा ना आ पाए। जैसे नॉर्मल हमने गॉडजिला वर्सेस कोंग मूवी में देखा था कि एक मेगा गॉडजिला बनाया गया था, वैसे ही जापानीज गॉडजिला की मूवी में हमें देखना पड़ेगा जापानीज सिविलाइजेशन ऐसा क्या बनाती है जिससे वो गॉडजिला को रोक सके, उसे वो दोबारा रोक। तो ये था आज का वीडियो, ये मूवी, ये स्टोरी हमें ये समझाती है कि हमें अपने डर से लड़ना चाहिए। जैसे कोई चीज अपने डर से लड़ा और उसने अंत में ह्यूमैनिटी को खत्म होने से बचाया। तो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।